आत्मीय भाइयों एवं बहनों, स्वाध्याय सत्संग और चिंतन मनन पुस्तक से लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पृष्ठ 39 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। पुस्तकालयों का जाल बिछा दिया जाए। साथियों, स्वाध्याय की महिमा अतुल है। जिसने पढ़ने का महत्व जान लिया उसने सौभाग्य का द्वार पा लिया। जिसने विचार की आवश्यकता अनुभव कर ली उसने विकास का आधा पथ पार कर लिया। यह जानना चाहिए मित्रों, यह जानना चाहिए, स्वाध्याय से बढ़कर आनंद कुछ नहीं। गांधी जी ने कहा है, मुझे नरक में भेज दो, वहां भी स्वर्ग बना दूंगा यदि मेरे पास पुस्तकें हों। गांधी जी ने कहा है, स्वाध्याय से बढ़कर आनंद कुछ नहीं। मुझे नरक में भेज दो, वहां भी स्वर्ग बना दूंगा यदि मेरे पास पुस्तकें हों। लोकमान्य तिलक ने कहा। इन दोनों मूर्धन्य महापुरुषों ने ज्ञान की महत्ता उपरोक्त शब्दों में गाई है। डनफर्मलाइन स्कॉटलैंड में एक बालक जन्मा। उसकी माँ केक बनाती थी और एक छोटी सी कोठरी में बैठकर उन्हें बेचा करती थी। पिता फेरी लगाता था। शाम को उतने पैसे मिल जाते थे जितने से तीनों प्राणी पेट भर लेते थे और आधे फटे कपड़े पहन लेते थे। गरीबी से दुखी लड़का एक दिन घर से भाग गया और अमेरिका पहुंचकर एक इस्पात कंपनी में चपरासी हो गया। काम उतना था नहीं, इसलिए अपने साहब की अलमारी से कोई किताब निकाल लेता और पढ़ने लगता और कर्मचारी आते और उसे बातचीत में लगाना चाहते, पर वह उन्हें किसी न किसी बहाने से टरका देता और फिर अपने पढ़ने में लग जाता। वह इतनी तल्लीनता से पढ़ता कि पुस्तक की अधिकांश बातें एक पाठन में ही याद हो जाती थी। एक दिन एक मीटिंग थी। साथियों, एक दिन एक मीटिंग थी। कोई प्रश्न आ पड़ा, उसे मैनेजिंग डायरेक्टर भी सुलझाने में असमर्थता अनुभव कर रहे थे। वह लड़का पास ही खड़ा था। उसने एक किताब उठाई, बीच में ही शीघ्रता से एक पृष्ठ खोलकर डायरेक्टर के आगे बढ़ा दिया। यही वह उत्तर था जिसकी खोज हो रही थी। बालक की इस असाधारण प्रतिभा से सब हक्के बक्के रह गए। वह बालक अपनी बुद्धि से उस उद्योग की तमाम तकनीक सीख गया और एक दिन करोड़पति होकर एंड्रू कार्नेगी के नाम से विख्यात हुआ। वह श्रेय जिसने उसे उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, उसकी स्वाध्याय बुद्धि को ही दिया जा सकता है। आजकल तो पढ़ते ही नहीं पुस्तकें कोई। एक और वैसा ही निर्धन बालक दक्षिण भारत में भी हुआ है, जिसे अपनी स्वाध्याय की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए सड़कों पे जलने वाली बत्तियों के नीचे पढ़ना पड़ता था। किताबें खरीदने के लिए उसे पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह भी पुस्तकालय की शरण लेता था। इस तरह उसने ज्ञान वृद्धि की साधना सतत जारी रखी और एक दिन उसकी बौद्धिक प्रतिभा इस योग्य हुई
कि ब्रिटिश सरकार ने उसे मद्रास हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। वह बालक सर टी.एस. मुत्तुस्वामी अय्यर पहले भारतीय थे जिनको इस तरह का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। मित्रों, ज्ञानार्जन के इस लाभ को जिसने भी समझा वह गई गुजरी स्थिति से निकल कर कुछ से कुछ हो गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे पुस्तकालयों की उपयोगिता का पता चलता है। संपन्न घरों के लोगों को तो पुस्तकों की कोई कमी नहीं रहती, पर एक साधारण नागरिक को जिसे ज्ञान वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास की इच्छा होती है, उनके लिए पुस्तकालय ही उपयोगी माध्यम है। उनसे हजारों व्यक्ति संपन्न परिवार की तरह अपनी ज्ञानार्जन पिपासा शांत कर लेते हैं, और इस तरह समाज के सैकड़ों लोग जो विचार और बौद्धिक क्षमता के अभाव में आगे बढ़ने से रह जाते हैं, अपनी उन्नति के लिए भी मार्ग खोज लेते हैं। इस तथ्य को कनाडा ने अनुभव किया। कनाडा तब निर्धन देश था। जिन दिनों की बात कह रहे हैं, अभी 250-300 के लगभग वर्ष ही हुए होंगे, वहां शिक्षा की बड़ी कमी थी। सरकार ने बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी, पर जो शेष नागरिक थे, क्या उन्हें इसी स्थिति पर पड़ा रहने दिया जाए? यह एक गंभीर समस्या थी। उधर उद्योगों के लिए भी कुछ शिक्षित लोगों की आवश्यकता अनुभव की गई। वहां के नेताओं ने परस्पर विचार किया और सारे देश में पुस्तकालयों का जाल बिछा दिया। जो बालक पढ़ रहे थे उन्हें बीच में पढ़ाई छुड़ाकर धंधों में लगा दिया जाता था। इस बीच वे पुस्तकालयों में जाकर ज्ञानार्जन करते रहते थे। क्रम न टूटने पाता था। कुछ वर्ष बाद उन्हें फिर से विशेष हाई स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी। वयस्क हो जाने पर फिर उन्हें पुस्तकालयों में पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाती थी। अधिक से अधिक सेवा के लिए वहां लाइब्रेरियनों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई। कुशल पुस्तकालयाध्यक्षों के मार्गदर्शन में लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास को समुचित अवसर मिला, और कनाडा देखते ही देखते दुनिया के समृद्ध और विकसित देशों की पंक्ति में जा खड़ा हुआ। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने एक बार जापान की यात्रा की। ओसाका में उन्होंने एक स्थान पर बाहर कतार में खड़े लोगों को पुस्तकें पढ़ते देखा। कतार में खड़े पढ़ने वालों की अधिक संख्या देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने वहां जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह एक पुस्तकालय है, जहां प्रतिदिन लोग भारी संख्या में पुस्तकें पढ़ने आते हैं। पूछने पर पुस्तकालय के अध्यक्ष ने बताया कि यह पुस्तकालय 30 वर्ष पहले बना था। तब थोड़े से आदमियों के आने का अनुमान था, इसलिए उतने ही स्थान की व्यवस्था की गई थी। अब लोग बहुत अधिक आते हैं, इसलिए सीट रिजर्व कर दी गई है। जिनका नंबर नहीं आता वे लोग अपनी अध्ययन की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं। हम इस कमी को दूर करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। साथियों,
जापानी लोगों की इस स्वाध्याय वृत्ति से वहां के जीवन में क्या कोई क्रांति हुई है? इस प्रश्न पर विचार करें तो मालूम होगा कि जापान ने इतनी अधिक उन्नत कर ली है कि वह एशिया के विकसित देशों में अपना प्रथम स्थान रखता है। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं। पढ़े लिखे विचारवान व्यक्तियों के लिए वह सबसे छोटी समस्या है। ज्ञान का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में शांति और सामाजिक जीवन में सभ्यता और व्यवस्था लाना है। वह भी शिक्षा और ज्ञान के अभाव में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ना सब दृष्टि से आवश्यक है। पुस्तकालय एक ऐसी व्यवस्था है जहां औसत नागरिक भी अधिकतम ज्ञान और विचार अर्जित कर सकता है। पुस्तकालय समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य को भोजन, कपड़े और आवास की व्यवस्था हो जाती है तो वह जिंदा रह जाता है। शेष उन्नत तो वह उसके बाद सोचता है। समाज यदि विचारशील है तो वह शांति और सुव्यवस्था की अन्य आवश्यकताएं बाद में भी पूरी कर सकता है। इसलिए पुस्तकालय समाज की पहली आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उससे ज्ञान और विचारशीलता की सर्वोपरि आवश्यकता की पूर्ति होती है। किंतु इतना ही काफी नहीं। काफी नहीं है कि एक स्थान पर पुस्तकें जमा कर दी जाएं। उनके विषय चाहे जो कुछ हों, गंदे और दूषित विचार देने वाली पुस्तकों से तो अनपढ़ अच्छा, जो बुराई करता है पर बढ़ाता नहीं, ऐसा व्यक्ति भी अच्छा है। जितनी बुराइयां बन चुकी हैं उन्हीं तक सीमित रह जाती हैं। यथार्थ की आवश्यकता की पूर्ति उन पुस्तकों से होती है जो प्रगतिशील विचार दे सकती हैं, जो समस्याएं हल कर सकती हैं, जो नैतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, सामाजिक और विश्व बंधुत्व की प्रेरणाएं और शिक्षाएं भी दे सकती हैं। मित्रों, एक बार इंग्लैंड में भी ऐसी ही क्रांति उठी थी। वहां भी जनता के लिए स्थान स्थान पर पुस्तकालय स्थापित किए गए। काफी समय तक इसमें अधिक कोई दिलचस्पी न ली गई, पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय शासनाध्यक्षों ने पाया कि चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से इंग्लैंड का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। इसके कारणों की विस्तृत खोजबीन की गई तो यह पाया गया कि वे पुस्तकालय ही इसके कारण हैं जिन्हें जनता के बौद्धिक विकास के लिए स्थापित किया गया था। हुआ यह कि वहाँ के अधिकांश युवकों ने उपन्यास और कामोत्तेजक साहित्य में ही ज्यादा रुचि ली। सृजनात्मक साहित्य उपेक्षित पड़ा रहा। जैसे विचार लोगों ने पढ़े वैसी ही मनोवृत्ति बनती गई। साथियों, अब वहां एक योजना बनाई गई। पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षित किए गए और उन्हें बताया गया कि यदि कोई स्त्री पुस्तक लेने आती है तो पहले यह पूछो कि उसकी समस्याएं क्या है। उदाहरणार्थ, यदि वह कम शिक्षित है तो उसे हल्की फुल्की साहस और नैतिकता की पुस्तकें पढ़ने को दो और यह भी कहो कि वह यह कहानियां बच्चों को भी सुनाया करे। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षित स्त्री है तो उसे बाल समस्या, बाल कल्याण, परिवार मनोविज्ञान की पुस्तकें दो। इस योजनाबद्ध तरीके से वहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए अनुसंधान प्रारंभ हुए।
अंग्रेजी साहित्य ही आज एकमात्र ऐसा साहित्य है जिसमें मनुष्य जीवन के किसी भी पहलू पर विचार और शोध जानकारियां मिल सकती हैं। यह उसी योजनाबद्ध पुस्तकें पढ़ाओ अभियान का चमत्कार है। वहां 80% से भी अधिक लोग पुस्तकालयों का लाभ उठाते हैं। जहां पुस्तकें नहीं हैं, वहां भी चल पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकें पहुंचाई जाती हैं। इससे लोगों की सुख सुविधा का द्वार खुल गया। बैकबेल नामक एक गांव के एक युवक ने पुस्तकालय में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम पुस्तकें पढ़ी। वह बेरोजगार था। इन पुस्तकों के सहारे वह रेडियो बनाना सीख गया। यही नहीं, रेडियो इंजीनियरिंग की भी बहुत सी तकनीकें उसने सीखी। रेडियो इंजीनियरिंग की भी बहुत सी तकनीकें उसने सीखी। इंग्लैंड का औसत नागरिक विश्व समस्याओं, परिस्थितियों और ज्ञान विज्ञान से लेकर छोटे छोटे उद्योगों तक की इतनी जानकारी रखता है जितनी भारतवर्ष का एमए उत्तीर्ण छात्र भी नहीं जानता होगा। यह सब उनकी स्वाध्याय वृत्ति का ही प्रतिफल है। यह छोटे उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि मस्तिष्क को संस्कारवान और ज्ञान से परिपूर्ण कर लेने पर मनुष्य व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय समृद्धि का भी द्वार खोलता है। इन लाभों को देखते हुए भारतवर्ष में भी पुस्तकालयों का जाल बिछाने की आवश्यकता है। जाल बिछाने की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है। यदि कुछ विचारवान व्यक्ति अथवा राजनीतिक नेता इसे एक अभियान का स्वरूप प्रदान कर दे तो देश देखते देखते धरती से आकाश में पहुंच सकता है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में अपने रहने की दुनिया आप बनाएं। स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन पुस्तक से। ओम शांति। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और चिंतन मनन करते रहिए।